हर्षवर्धन जी, नेताओं पर बाद में जाऊंगा, पहले थोड़ा विश्लेषण आज इसलिए जरूरी है क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। अब तीनों में बीजेपी या बीजेपी के सहयोगियों की सरकार चल रही है। आशुतोष कह रहे हैं कि उसका असर देश के चुनाव पर पड़ेगा या उससे देश का मूड आप पता लगा लेंगे। जाहिर है ये नहीं हो सकता है, लेकिन नाक की लड़ाई तो है ना हर्षवर्धन जी, क्योंकि अब देखिए लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। प्रतिष्ठा की लड़ाई, नाक की लड़ाई इसे बिल्कुल कहा जा सकता है ना। जेपी नड्डा ने साफ कह दिया था 9 में से एक भी चुनाव हारना नहीं है, कल ही बोले हैं वो, परसों। नहीं, निश्चित तौर पर मानक जी, प्रतिष्ठा तो फंसी हुई है। और जो 3 राज्य आज विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ आए हैं, उसमें 2 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी ने उसी तरह से सरकार बनाई है जैसे कांग्रेस केंद्र में सत्ता में रहते बनाया करती है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। पूर्वोत्तर के राज्यों में अगर आप देखें तो असम और त्रिपुरा मूलतः 2 राज्य देखें जहां भारतीय जनता पार्टी ने एकदम से सत्ता अपने लिए खींच ली, वरना ज्यादातर राज्यों में वहां का जो स्थानीय गठजोड़ होता है उसके साथ वो सत्ता में है। लेकिन यहाँ मेघालय बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां कोरनाड संगमा मुख्यमंत्री हैं, पीए संगमा के पुत्र हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है विशेषकर मेघालय और नागालैंड में, वहां के जो स्थानीय जनजातीय समूह हैं उनको जिस तरह से अपने पाले में लेकर आई है, और सिर्फ पाले में लेकर नहीं आई है, नगा विद्रोहियों का आत्मसमर्पण पूरे साल चर्चा में रहता है, क्योंकि एक के बाद एक जितने ऐसे समूह हैं वो कभी अमित शाह के सामने समर्पण कर रहे हैं, कभी हेमंत विश्व शर्मा के साथ बैठकर वो मीटिंग में आ रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा ये वाला हिस्सा ठीक है, कभी त्रिपुरा में उनको जो जनजातीय लोग हैं उनको बसाने के लिए नया समझौता हो जाता है। कुल मिलाकर हम इसको जरा दूसरी तरह से देखें। राजनीतिक तौर पर सत्ता तो केंद्र में जो रहेगा, इन छोटे राज्यों की सत्ता उसको मिल जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां की जनजातीय संरचना में जिस तरह से पैठ की है, और वो भी इसके बावजूद कि माना जाता था कि भाजपा की राजनीति के लिहाज से एकदम उलट है। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है त्रिपुरा को लेकर है। त्रिपुरा में जब बिप्लब देव को मुख्यमंत्री बनाया गया तो चौंकाने वाला निर्णय था, क्योंकि वो कोई सिर्फ बिप्लब देव की वजह से जीत हासिल नहीं हुई थी। बरसों से, पिछले 3 दशक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वहां बहुत सलीके से कम्युनिस्टों का चेहरा दिखाने के लिए, उनकी जो राजनीति है वो बताने के लिए वो कोशिश कर रहे थे। सफलता मिली बिप्लब देव की वजह से। वहां जो पिछले 2-2.5 दशक से, और बिप्लब देव का कार्यकाल कोई खराब नहीं रहा, उन्होंने कोई गड़बड़ भी नहीं की, जब दंगे हुए तो भी स्थितियां ठीक से संभाली, लेकिन जो पहले से राजनीति कर रहे थे वो समूह विद्रोही हो गया। अभी भी देखिए 5-7 सीटें वहां की विधानसभा में खाली हैं, वो भाजपा के विधायक हैं जो छोड़ कर गए। अब सवाल यह है कि क्या ये वाला जो गैप बना है इसको बीजेपी कैसे भरती है। मेरा यह मानना है कि कांग्रेस और लेफ्ट का हाथ मिलाना यह दिखाता है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की शक्ति वहां बड़ी है, लेकिन प्रतिष्ठा तो फंसी हुई है। हाँ, और प्रतिष्ठा इसलिए भी फंसी है ना हर्षवर्धन जी, क्लियर है। देखिए अब सोशल मीडिया के जमाने में, और ये ट्रेंड मुझे लगता है बीजेपी और उनके समर्थकों ने ही शुरू किया है कि छोटे से छोटा चुनाव भी जीतते हैं तो कहते हैं कि मोदी लहर चल रही है, ये दावा किया जाता है। उसी तरह से दूसरी तरफ से शुरू हो जाता है, एक भी चुनाव हारते हैं चाहे वो छोटे से छोटा चुनाव हो, तो यह दिखाया जाता है कि अब देखिए काउंटडाउन शुरू हो गया मोदी का। इन 3 राज्यों के नतीजों के बाद फिर वही कोशिश होगी, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। नहीं मानक जी, देखिए ये भी तो आप अनुमान लगाइए ना कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की होती है, हर साल कार्यकारिणी होती है, 500 मीटर का मोदी जी रोड शो करते हैं। मोदी जी अक्सर आजकल रोड शो कर देते हैं, लेकिन सोचिए कि मीडिया तब से कह रहा है 2024 का काउंटडाउन शुरू हो गया, तो राजनीति बदल गई, देखने का तरीका बदल गया, साल भर चुनावी मोड में रह गए। और तो और कहीं एक छोटी जगह का चुनाव आता है तो भी भाजपा ने ऐसे कर दिया है कि उसको हम लोग बड़े चुनाव से जोड़कर ही देखते हैं, सेमीफाइनल, मिनी सेमीफाइनल।